NTBCK2 internal medicine consists of Part 1 consists of internal medicine. Internal medicine includes 14 or 15 topics. That is, first topic is gastroenterology. After internal medicine, others are surgery, peds, and so on. So in gastroenterology, hiatal hernia. सबसे पहले esophageal disorders में hiatal hernia. Hiatal hernia is a protrusion on the upper part of the stomach or into the chest, generally caused by obesity, weakening the diaphragm. It is associated with heartburn, chest pain, dysphagia. Symptoms can be indistinguishable from GERD. Diagnosis is made by endoscopy or barium studies. तो एसोफेजियल हियाटस में ये जो ऊपर वाली है एसोफेगस ये नॉर्मल है एंड देन एसोफेजियल हियाटस में ये प्रोट्रूजन हो गया स्टमक के अपर पार्ट पे। तो इसमें चेस्ट के अंदर चली गई है, वीकनिंग दी डायफ्राम से। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर दिखाया हुआ है और स्टमक है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर और ये है हियाटल हर्निया जो कि अपर पार्ट ऑफ स्टमक में प्रोट्रूड हो गया और ये जो है अपर पार्ट ऑफ स्टमक में जाएगा। ओबेसिटी की वजह से जो डायफ्राम को वीक कर देगी, डिस्फेजिया वगैरह के सिम्टम्स आएंगे। बेरियम स्टडीज़ और एंडोस्कोपी से इसका पता चलेगा हियाटल हर्निया का। और द बेस्ट इनिशियल थेरेपी इज़ वेट लॉस एंड पीपीआई देंगे और वेट लॉस करवाएंगे। बेस्ट इनिशियल थेरेपी यही है। इफ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो सर्जिकल करेक्शन एज दी निसन फंडोप्लाइकेशन कर देनी है। रेयरली इमरजेंसी सर्जरी इज डन। रेयरली इमरजेंसी सर्जरी होती है फॉर द गैस्ट्रिक वेलुलर ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन और परफोरेशन के लिए। पैराएसोफेजियल हर्निया आर मोर लाइकली टू नीड सर्जरी। अगर पैरा एसोफेजियल हर्निया हो जाता है तो उसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज़ ये जो हमने बताया कि अपर पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर एसोफेगस प्रोट्रूड कर गई है तो इसमें वो है हर्निया बन जाता है तो उसके लिए सर्जरी रेयरली रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट थेरापी में पीपीआई से के। और वेट लॉस करने से ये ठीक हो जाता है। डिस्फेजिया इज एसेंशियल फीचर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एसोफेजियल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो एसेंशियल फीचर हमें एसोफेजियल डिसऑर्डर्स में मिलता है दैट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफ़िकल्टी स्वॉलिंग में। और डायनोफेजिया होता है इसी प्रॉपर टर्म फॉर्म पेन के लिए होती है और वाइल स्वॉलिंग में पेन हो रहा था तो डायनोफेजिया होता है। बहुत डिस्फेजिया और डायनोफेजिया कैन लीड टू वेट लॉस। अगर दोनों पेन भी हो रहा है अगर और स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी भी है, अगर इन दोनों कंडीशंस हैं दोनों में क्या होता है कि अल्टीमेटली विल लीड टू वेट लॉस। हैंस weight loss cannot be used to answer the what is the most likely diagnosis question. When severe, some form of esophageal disorders will also give anemia and उसकी वजह से severe disorders anemia हो जाएगा and heme positive stool आएगा। When any of these alarm symptoms are present तो फिर endoscopy should be performed to exclude cancer। अगर कोई alarm symptoms है जिसमें अनीमिया हो गया है, हीम प्लस स्टूल में ब्लड पॉजिटिव आया है तो इन कंडीशंस में अपने एंडोस्कोपी ज़रूर परफॉर्म करनी होती है टू एक्सक्लूड करने के लिए कैंसर को। और अलार्म सिम्टम्स इंडिकेटिंग एंडोस्कोपी उसमें बता दिए हैं वेट लॉस, ब्लड इन स्टूल और अनीमिया। एक्लेजिया क्या होता है, ये होती है इनएबिलिटी ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स और ये तो बहुत ही कॉमन है जो हमने अपनी बुक्स में बार बार पढ़ा है। एक्लेजिया में ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो सकता सही तरह, जिसकी वो किस वजह से होता है क्योंकि लॉस ऑफ नर्व प्लेक्सिस विद इन द लोअर एसोफेगस में नर्व प्लेक्सिस लॉस हो जाता है और इसकी टियोलॉजी क्लियर नहीं है। ए पेरिस्टालसिस ऑफ द एसोफेजियल बॉडी होती है, वहाँ पे भी पेरिस्टालसिस होगी जब उसकी टोन ठीक नहीं है। बट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस लुक फॉर। और इसके लिए हमें क्या करना है, यंग पेशेंट होगा अंडर 50, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एट द सेम टाइम। कार्सिनोमा की तरह नहीं है कि पहले सॉलिड्स को और फिर लिक्विड्स को होने लगे, यहाँ पे उसको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है लिक्विड्स के लिए भी इवन के। और है यंग पेशेंट एसोसिएशन विद अल्कोहल और टोबैको यूज़ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उसकी एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ख़राब हुई है। तो इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवाना होता है, बेरियम, पहले बेरियम फॉलो करवाते हैं, बेरियम एसोफेगस करवाते हैं तो बर्ड पी का पेनिस हमें नजर आ जाती है। नीचे डायग्राम में बर्ड पी का पेनिस दिखाई हुई है। और जबकि मैनोमीट्री करते हैं ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है और ये शो करेगा फीचर्स ऑफ द
लोरोएसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स विल शो फीचर कि ना वो रिलैक्स है, तो मैनोमेट्री में हमें मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि लोरोएसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ना वो रिलैक्स विल शो फेलियर ऑफ द एलियस टू रिलैक्स, कि वो रिलैक्स नहीं हो सक रहा, तो ये उसका फेलियर है। मैनोमेट्री में पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्सेस का डैमेज हुआ हुआ है। तो चेक्स एक्सरे शो करेगा समय नॉर्मल वाइडनिंग ऑफ द इसोफेगस की नॉर्मल वाइडनिंग भी होगी, बट चेस्ट एक्सरे इज नेदर वेरी सेंसिटिव नॉर वेरी स्पेसिफिक। अपर एंडोस्कोपी शो करेगा नॉर्मल म्यूकोजा इन एक्लेजिया। However, endoscopy is useful to exclude malignancy। इसमें हमने एंडोस्कोपी इस वजह से कहता है कि हम malignancy को रूल आउट कर सकेंगे, अदरवाइज नॉर्मल म्यूकोजा में नजर आएगा इसमें। तो एक्सरे पे ये पता चल जाएगा कि वाइडनिंग हुई हुई है एसोफेगस की कि नहीं। इन दी एसोफेगस बेरियम स्टडीज आर एक्सेप्टेबल टू डू फर्स्ट इन मोस्ट पेशेंट्स, ऑल्दो रेडियोलॉजिक टेस्ट ऑलवेज लैक द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। ये एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में स्पेसिफिसिटी रेडियोलॉजिकल टेस्ट की बहुत ऑल्दो कम होती है, बट बेरियम स्टडीज एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट लाइन पे ट्रीटमेंट हम एक्लेजिया क्या क्या करते हैं। इन द एसोफेगस ओनली कैंसर एंड बैरेट एसोफेगस आर डायग्नोस्ड बाय बायोप्सी। एसोफेगस में सिर्फ कैंसर और जो बैरेट एसोफेगस होते हैं ना, इसके लिए बायोप्सी लेनी पड़ती है, और ये डायग्नोज भी बायोप्सी भी होगी। कार्सिनोमा भी बायोप्सी पे डायग्नोज होता है, बैरेट एसोफेगस में। एक्लेजिया कैन नॉट एग्जैक्टली क्योर्ड नहीं होता। नथिंग कैन रीस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मिसिंग न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द एसोफेगस ना। ऑल द ट्रीटमेंट बेस ऑन होता है सिंपल मैकेनिकल डायलिटेशन कर देनी होती है एसोफेगस की, तो न्यूमेटिक डायलिटेशन करते हैं, सर्जिकल सेक्शनिंग बायोटमी कर देते हैं, और बोtulinum टॉक्सिन के इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो रिलैक्स करवा सके। देन न्यूमेटिक डायलिटेशन में क्या करते हैं, एंडोस्कोप पास करते हैं, प्लेस एन एंडोस्कोप विद द एबिलिटी टू इन्फ्लेट अ डिवाइस दैट विल लार्ज द एसोफेगस, और इफेक्टिव इन मोर देन 80-85% ऑफ पेशेंट में इसी से ठीक हो जाता है। न्यूमेटिक डायलिटेशन लीड्स टू परफोरेशन इन लेस देन 3% ऑफ पेशेंट में ये परफोरेशन करवा रही है। सर्जिकल सेक्शनिंग करते हैं, हर्मायोटमी करते हैं, कैन हेल्प टू एलिविएट द सिम्टम। सर्जरी इज मोर इफेक्टिव दैन न्यूमेटिक डायलिटेशन के एंड मोर डेंजरस है। सर्जिकल मायोटमी कर देती हैं तो ये इफेक्टिव तो है इस प्रोसीजर से कि न्यूमेटिक डायलिटेशन के एंडोस्कोपी की तरह उसको डायलेट करते हैं, बट इसमें रिस्क ज़्यादा, डेंजर ज़्यादा। इट वुड बी हार्ड टू चूज बिटवीन द चूज़ करना डिफिकल्ट है इन दोनों के दरमियान में। फिर बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन दिस विल relax the lower sphincter, but the effects will wear off in about 3 to 6 months। बट इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 3 to 6 मंथ्स में इंजेक्शन के ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा रिकॉर्ड होते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट इसका एक्लेजिया का। देन हमारे पास एसोफेजियल कार्सिनोमा आ जाता है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस में द सिंगल वर्ड प्रोग्रेसिव और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू टू द डायग्नोसिस एसोफेजियल कार्सिनोमा के लिए, कि लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड के लिए प्रोग्रेसिव इसकी हो रही है प्रोग्रेशन। तो लुक फॉर द एज देखना है, ये एज हमेशा ज़्यादा होगी, 50 और अबव 50 होगी। फिर देखेंगे डिस्फेजिया फर्स्ट फॉर सॉलिड एंड देन फॉर लिक्विड्स होता है। एसोसिएशन होता है प्रोलॉन्ग अल्कोहल के यूज़ की वजह से कार्सिनोमा हो सकता है, टोबैको यूज़ की वजह से कार्सिनोमा होता है। मोर देन 5 to 10 ईयर्स ऑफ गर्ड सिम्टम्स होते हैं, और मोर देन 5 to 10 ईयर्स लोगों में गर्ड के सिम्टम्स होंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस के लिए क्या करेंगे, एंडोस्कोपी इंडिस्पेंसेबल सिंस ओनली अ बायोप्सी कैन डायग्नोज अ कैंसर। तो एंडोस्कोपी इंडिस्पेंसेबल है क्योंकि डाइकार्सिनोमा का तो हमें बायोप्सी पे ही पता चलता होता है। बेरियम माइट बी दी बेस्ट इनिशियल टेस्ट बट नो रेडियोलॉजिकल टेस्ट कैन डायग्नोज कैंसर, वैसे पहले भी बताया। तो इसमें इनिशियल टेस्ट में आप बेरियम कर सकते हैं। CT MRI scan are not enough to diagnose major cancer. They are used to determine the extent of spread. PET scan is used to determine the contents of anatomic lesion if you are not certain whether they contain cancer. PET scan is often used to determine whether a cancer is resectable. PET scan करते हैं कि कैंसर रिसेक्टेबल है कि नहीं, ये देखने के लिए। लोकल डिजीज इज रिसेक्टेबल एंड वाइडली मेटास्टेटिक डिजीज नहीं होती ऑब्वियसली, तो इस वजह से PET स्कैन करते हैं कि इसकी कंटेंट्स ऑफ एनाटॉमिक क्लियर। आप सिंपली याद रखें कि जो होता है PET स्कैन हम किस लिए करते हैं, ताकि देखा जा सके कि कैंसर रिसेक्टेबल है कि नहीं। और एंडोस्कोपी इंडिस्पेंसिव, एंडोस्कोपी का इतना रोल नहीं है, बायोप्सी का ही रोल होता है। बेरियम फर्स्ट पे थोड़ी यूज़फुल है। CT MRI का सिर्फ स्प्रेड के लिए देखते होते हैं, PET स्कैन करवाते हैं कि देखें कि कहाँ तक डिजीज़ हम रिसेक्ट कर सकते हैं इसको, डिजीज़ को कहाँ तक नहीं। फॉर कैंसर the radiological test is never the most accurate test, तो radiological is never the most accurate test होता है। ट्रीटमेंट में नो रिसेक्शन रिमूवल, नो क्योर
Surgical resection is always the thing to try. कीमो रेडिएशन आर यूज्ड इन एडिशन टू सर्जिकल रिमूवल। के अलावा कीमो रेडियो कर रहे होते हैं और स्टेंट प्लेसमेंट यूज फॉर द लिगेंड दैट कैन नॉट बी रिसेक्टेड सर्जिकली जस्ट टू कीप द एसोफेगस ओपन फॉर पैलिएशन। तो उसके लिए स्टेंट प्लेसमेंट कर देते हैं ताकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाए। देन आ जाता है एसोफेजियल का स्पैज्म। एसोफेजियल स्पैज्म जो है ना वो 2 टाइप्स का होता है। स्पास्टिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डैश आ जाता है और नट क्रैकर एसोफेगस आ जाते हैं। डैश में डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म होता है और ना नट क्रैकर एसोफेगस क्लिनिकली इंडिस्टिंग्विशेबल है। बोथ प्रेजेंट करते हैं विद सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन दैट इज नॉट रिलेटेड टू exertion. Therefore, at first, it is impossible to distinguish them from some form of atypical coronary artery spasm or unstable angina. They can be precipitated by drinking cold liquids. तो ये जो एसोफेजियल का स्पाज्म हुआ है नट क्रैकर एसोफेगस हुआ है तो ये प्रेसिपिटेट हो रही होती है अगर आप कोल्ड लिक्विड्स ले रहे हैं। तो दिस के द केस विल डिस्क्राइब सडन सीवियर चेस्ट पेन एंड ईकीजी है और जो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं वो इसके नॉर्मल आ रहे होंगे। एसोफेजिस नंबर एसोफेजोग्राम एंड एंडोस्कोपी भी नॉर्मल आएगी स्पैज्म के केस में। डेस्ट एंड नट क्रैकर एसोफेगस कैन बी डिस्टिंग्विश ओनली बाय द मोस्ट एक्यूरेटली टेस्ट इज द मैनोमेट्री जो कि शो करेगा डिफरेंट पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इन ईच ऑफ देम। तो इसमें जब हम मैनोमेट्री करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन का कौन सा पैटर्न है दोनों के अंदर, इसमें कौन सा पैटर्न है और उसमें कौन सा है। यहाँ पे बेरियम स्टडीज़ में दिखाया हुआ है एक कॉक्सक्यू अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ स्पाज्म। ये देखो किस तरह सीवियर एसोफेगस में स्पाज्म हुआ है और अपीयरेंस आ गई है कॉक्सक्यू की। ट्रीटमेंट ऑफ स्पाज्म एसोफेजियल स्पास्टिक डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ और नाइट्रेट्स देते हैं इसमें। दिस इज सिमिलर टू ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेजेंट मेंटल एंजाइना और ये प्रेजेंट एंजाइना का सेम ट्रीटमेंट है इसका। PPIs can improve a number of cases of spastic disease. Tricyclic antidepressant can be used instead of calcium channel blockers. TCS यूज़ की जा सकते हैं instead of CCBs. सिल्डेनाफिल इज एन अल्टरनेटिव इफ दिस फेल। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर सिल्डेनाफिल तो ट्रीटमेंट में ऑप्शन में इसने ये बताया कि CCBs देते हैं और नाइट्रेट्स देते हैं और ये सिमिलर ट्रीटमेंट प्रीज मेंटल एंजाइना वाला ही है। कुछ में PPI से इंप्रूव हो जाता है। TC अब उसने कहा कि TCAs हम ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ CCBs के और सिल्डेनाफिल फिर इनका अल्टरनेटिव हो जाता है। देन ईओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस क्या होता है कि पेशेंट ईओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस में उसको होगा स्वॉलिंग की डिफ़िकल्टी, फूड इन्फेक्शन हो जाएगी वहाँ पे और हार्टबर्न स्टार्ट हो जाएगा। लुक फॉर अ हिस्ट्री ऑफ एस्थमा एंड एलर्जिक डिजीज़। एस्थमा या एलर्जिक डिजीज़ के पेशेंट होगा ना तभी तो ईओसिनोफिल रेज होगा और ईओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस हो जाएगी। जब ये हो जाएगा तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, एंडोस्कोपी शो कर देगी मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स। तो इसमें हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स बने हुए हैं जिसकी वजह से स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और साथ में हिस्ट्री हो गया एस्थमा या एलर्जी की। द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ अ बायोप्सी फाइंडिंग ईओसिनोफिल्स। द बेस्ट इनिशियल थेरेपी इज़ PPI। एसोफेगस वाली सारी डिजीज़ में बेस्ट इनिशियल थेरेपी में वो PPI दे रहा है, एलिमिनेट कर रहा है एंड एलिमिनेटिंग द एलर्जन फूड्स, एलर्जेनिक फूड्स को एलिमिनेट करना है। इफ PPIs आर नॉट इफेक्टिव PPIs इफेक्टिव नहीं है। द आंसर इज स्वॉलिंग स्टीरॉयड इनहेलर्स और द टिपिकल यूज़ ऑफ स्टीरॉयड्स। तो आपने क्या करना है, PPIs इफेक्टिव नहीं है एसोफेजियाइटिस में तो आपने आंसर करना है स्वॉलिंग स्टीरॉयड इनहेलर्स। तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स दिखा के बता दिए एसोफेनिक एसोफेजाइटिस का और जो कि बायोप्सी भी हमें पता चलेगा। इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस का सिनेरियो भी बताया हुआ है। 43-year-old मैन है रिसेंटली डायग्नोस्ड हुआ एड्स के साथ कम टू इमरजेंसी में विद पेन ऑन swallowing और that has become progressively worse over the last several weeks. There is no pain when not swallowing. swallow नहीं करा तो पेन नहीं है। CD4 काउंट 43 है जो कि बहुत ज़्यादा लेस है और पेशेंट इज़ नॉट करंटली टेकिंग एनी मेडिकेशन। व्हाट इज़ दी बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इस मैनेजमेंट में हम क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एसोफेग्राम, अपर एंडोस्कोपी, ओरल निस्टेटन स्विश एंड स्वॉलो और फिर है जी इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन, ओरल फ्लूकोनाजोल। तो ये सारी पिक्चर जो है ना ये फंगल इन्फेक्शन की हो रही है तो उसमें देखते हैं कि इसने ट्रीटमेंट में क्या दिया। These
स्टेटमेंट में आंसर है ई, ओरल फ्लूकोनाजोल। द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस क्वेश्चन इज एसोफेजियल कैंडिडियासिस इन अ पर्सन विद एड्स। तो ये एसोफेजियल कैंडिडियासिस है। ओरल कैंडिडियासिस थर्स नीड नॉट बी प्रेजेंट in esophageal candidiasis. One does not automatically follow from the other, although other infections such as CMVIPs can also cause esophageal infections. Over 90% of esophageal infection in patients with AIDS are caused by the candida. तो ओवर मोर देन 90% जो esophageal carcinomas होंगे ना वो कैंडिडा से होंगे। एम्पेरिक थेरेपी विद फ्लूकोनाजोल, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स होगा उसका। अगर फ्लूकोनाजोल नहीं सिम्टम्स को इम्प्रूव करी तो फिर आपने एंडोस्कोपी परफॉर्म करनी है। और इंट्रावीनस इज यूज्ड फॉर कंफर्म्ड केसेस नॉट रेस्पॉन्डिंग टू फ्लूकोनाजोल। तो फिर इंट्रावीनस ये एक वाइड स्प्रेड है, तो ये हमने तब यूज़ करनी होती है अगर फ्लूकोनाजोल को नहीं रेस्पॉन्स कर रहा और कंफर्म्ड केस है कैंडिडियासिस का। ओरल स्टेटन स्विच देते हैं, सॉल्व करते हैं, ये सफिशेंट नहीं है कि वो एसोफेजियल कैंडिडियासिस को कम्प्लीटली कवर कर सके। इट इज़ नॉट सफिशेंट टू कंट्रोल। तो स्टेटन ट्रीट्स करते हैं ओरल कैंडिडियासिस को। तो अब आपने इसके अंदर बता दिया कि ओरल फ्लूकोनाजोल दो, अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपने इंट्रावीनस एम्फोटेरेसिन की तरफ जाते हैं। तो जो ओरल होता है ओरल स्टेटन वो सिर्फ ओरल को ही ट्रीट करता है। और बाकी दीज पिल्स कैन कॉज एसोफेजाइटिस इफ इन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट। डॉक्सीसाइक्लिन अगर आप प्रोलॉन्ग ले रहे हैं तो ये एसोफेजाइटिस कॉज करवा सकती है। एलेंड्रोनेट करवा सकती है। पोटेशियम क्लोराइड KCl भी करवा सकती है लॉन्ग टर्म अगर हम ले रहे हैं। तो ये था एसोफेजाइटिस का सिनेरियो जिसमें CD4 काउंट लेस देन 43 था और उसको प्रोग्रेसिव स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी और सिम्टम्स सिर्फ यही थे। तो आपने आंसर किया ओरल फ्लूकोनाजोल। मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शियस एसोफेजाइटिस डिस्फेजिया विद HIV काउंट लेस देन 100 है, तो एम्पेरिकल स्टार्ट कर देने फ्लूकोनाजोल से। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो फिर आपने एंडोस्कोपी करने के साथ बायोप्सी करनी है। अगर स्मॉल अल्सरेशंस हैं तो HSV थेरेपी साइक्लोविर दे देना है। अगर लार्ज अल्सरेशंस हैं तो फिर वो CMV होता है जो कि लार्ज अल्सरेशंस करवा देता है, तो CMV के लिए गैंसी क्लोवर फॉस्कारनेट देते होते हैं, तो आपने वो ट्रीटमेंट देना है लार्ज CMV के लिए। लार्ज अगर एंडोस्कोपी पे हमें नज़र आ रही हैं परफोरेशंस, ये अल्सरेशंस लार्ज हैं, तो वो CMV साइटोमेगालोवायरस ने करवाई हैं, उसके लिए गैंसी क्लोवर फॉस्कारनेट देने हैं। अगर स्मॉल अल्सरेशंस हैं तो स्मॉल में HSV आता है पी सिम्प्लेक्स वायरस, और उसके लिए आपने ये साइक्लोविर दे देनी होती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि एम्पेरिकल स्टार्ट की फ्लूकोनाजोल इंप्रूवमेंट हो गई है तो फिर आपने कंटिन्यू करनी है थेरेपी एंड हार्ट रिंग्स एंड वेब्स। स्टेक हाउस सिंड्रोम डिस्फेजिया फ्रॉम सॉलिड फूड से डिस्फेजिया होता है एसोसिएटेड विद शैट्स की रिंग। तो ये शैट्स की रिंग क्या होता है और स्टेक हाउस सिंड्रोम क्या है। डिस्फेजिया सॉलिड फूड से होता है जो कि एसोसिएटेड होता है इसमें शैट्की रिंग एंड प्लमर-विल्सन syndrome both give dysphagia. शैट्की रिंग is often from acid reflux और एसोसिएटेड होता है हियाटल हर्निया के साथ। दिस इज अ टाइप ऑफ स्कारिंग और टाइटनिंग आल्सो कॉल्ड द पेप्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्टल एसोफेगस। प्लमर-विल्सन सिंड्रोम तो हमें पता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है और रेयरली ट्रांसफॉर्म करता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। और जो शैट्की रिंग था ये टाइटनिंग होती है और ये एसोसिएटेड होता है एसिड रिफ्लक्स और हियाटल हर्निया के साथ एसोसिएटेड है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लमर-विल्सन सिंड्रोम में होता है जो कि रेयरली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जाता है। आयरन डेफिशिएंसी इज नॉट कॉज्ड बाय ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी नहीं है प्लमर-विल्सन सिंड्रोम में। ये मोर प्रोक्सिमल होता है और रिंग्स आर इजीली डिटेक्टेड ऑन बेरियम स्टडीज ऑफ द एसोफेगस। तो प्लमर-विल्सन सिंड्रोम के रिंग्स होते हैं वो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेरियम स्टडीज। शैट्की रिंग इज एसोसिएटेड विद इंटरमिटेंट डिस्फेजिया होता है और इसको हम ट्रीट करते हैं न्यूमेटिक डायलेशन से, जिस तरह हमने न्यूमेटिक डायलेशन की थी एक्लेजिया में। तो इसका मतलब है एक्लेजिया वाले सिम्टम होंगे डिस्फेजिया फ्रॉम सॉलिड फूड एसोसिएटेड विद शैट्की रिंग डिस्फेजिया, तो ये स्टेक हाउस सिंड्रोम हो गया मिला के। खैर तो ये जो प्लमर-विल्सन न्यूमेटिक डायलेशन कर देते हैं इसकी
शर्ट की रिंग के लिए और इज एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। जबकि प्लमर विंसन सिंड्रोम को ट्रीट करते हैं आयरन रिप्लेसमेंट करेंगे फर्स्ट एंड देन विच में लीड टू रेजोल्यूशन ऑफ द लीजन। मतलब कि आयरन रिप्लेसमेंट करने से ही लीजन रिजॉल्व हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे शर्ट की रिंग उसने दिखा दिया है और क्योंकि उसने बताया है कि बेस्ट स्टडी बेरियम ही है, तो बेरियम से इजीली हमें मिल जाएगी कि कहाँ पे रिंग बना हुआ है। तो ज़ेंकर डायवर्टिकुलर ज़ेंकर एक आउटपोर्चिंग होती है ऑफ द पोस्टीरियर फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल। 3 स्टेप्स होते हैं ना, प्राइमरी फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर, स्कैम, मिडल और पोस्टीरियर होते हैं। तो जो प्राइमरी फ्रिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल होती है ना, तो वहाँ से आउटपोर्चिंग आती है जो कि ज़ेंकर कहलाती है। दिस इज डिस्फेजिया, जहाँ पे डिस्फेजिया वो डिस्फेजिया करवाएगी, हेलिटोसिस करवाएगी और रिगर्गिटेशन होगी। फूड पार्टिकल्स की रिगर्गिटेट करेंगे ज़ेंकर डायवर्टिकुला में। और सम पेशेंट सफ़र करते हैं फ्रॉम एस्पायरेशन निमोनिया व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द डायवर्टिकुला एंड अप इन द लंग्स में चल जाए। तो ये इसमें पेशेंट को क्या हो जाता है, एस्पायरेशन निमोनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ज़ेंकर इज एसोसिएटेड विद बैड स्मेल एंड सीवियर हेलिटोसिस। ज़ेंकर डायवर्टिकुला के एक केस होता था, उसमें था कि पेशेंट जो है ना, जो खाता है, लाइक उसने एग्जांपल दी थी कि बर्गर उसने खाया तो उसके कंटेंट उसके मुंह में आते हैं और उसको फील होता है, लाइक उसको पता चलता है कि उसने कल बर्गर खाया था। तो ये और साथ में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है और फूड रिकर्किटेट कर रही होती है उसके माउथ में। तो ये ज़ेंकर डायवर्टिकुला की वजह से होती है। और ज़ेंकर उसने बता दिया बैट्समैन सीवियर हेलिटोसिस होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए ज़ेंकर के लिए क्या कहते हैं, ज़ेंकर डायवर्टिकुला इज बेस्ट डायग्नोज विद बेरियम स्टडीज़। और रिपेयर्ड इसको करेंगे, डायवर्टिकुला जो बन जाएगा उसको सर्जरी से रिपेयर करेंगे और डायग्नोज करते हैं इसको बेरियम स्टडी से कि ज़ेंकर जो बना हुआ होगा। देयर इज़ नो मेडिकल थेरेपी फॉर ज़ेंकर। टिप डोंट आंसर नीज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट, अक्सर में ये जो ट्यूब प्लेसमेंट का बताया हुआ है यहाँ पर एंडोस्कोपी, तो इन दोनों को अपने आंसर नहीं करने हैं। दीज आर डेंजरस टू पीपल विद ज़ेंकर डायवर्टिकुला में अगर एनजी डाल देंगे वो डेंजरस, एंडोस्कोपी भी डेंजरस एंड में कॉज परफोरेशन करवा देंगी। देन हमारे पास हो जाता है स्क्लेरोडर्मा। दिस पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सिम्टम्स ऑफ रिफ्लक्स, ये भी रिफ्लक्स के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनकी क्लियर हिस्ट्री होती है स्क्लेरोडर्मा की। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस जो होती है प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की। स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट में तो प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक एसएस की हिस्ट्री होती है क्लियर। मैनोमेट्री में डिक्रीज लोरेस्फेजियल स्फिंक्टर प्रेशर फ्रॉम इनएबिलिटी टू क्लोज द एलियस, और ये किसी डिजीज़ की वजह से उसका हुआ है, एलियस की लॉस हो गई है, क्लोज करना इसको। दी मैनेजमेंट स्क्लेरोडर्मा का आप क्या करेंगे, तो इसका भी आप पीपीआई देंगे एज इट वुड बी फॉर एनी पर्सन विद रिफ्लक्स सिम्टम्स का कोई भी है, तो उसमें आपको बता दिया है कि आपने ये देना है, पीवीआई देना है। और दी डिसऑर्डर इज सिंपली वन ऑफ द मैकेनिकल इमोबिलिटी ऑफ द एसोफेगस है। मैनोमेट्री इज द आंसर टू। मैनोमेट्री फॉर किस किस के लिए आंसर है, ये एक अच्छी टिप बताई हुई है। मैनोमेट्री फॉर एक्लेजिया करते हैं, फॉर स्पाज्म करते हैं और स्क्लेरोडर्मा के लिए मैनोमेट्री की है इसने। यहाँ पे भी उसने लोरेस्फेजियल स्फिंक्टर की टोन देखनी थी ना, कि उसका कितना प्रेशर है और वो रिलैक्स कर रहा है कि नहीं। तो इन तीनों में आपने कर देनी है मैनोमेट्री। देना जाता है मेलिवेस्टियर, और मेलिवेस्टियर के बाद आ जाता है पिगैस्ट्रिक पेन। मेलिवेस्टियर ईयर प्रेजेंट करता है पर जीआईटी ब्लीड के साथ आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर वोमिटिंग और रैचिंग के बाद। रिपीटेड रैचिंग इज फॉलोड बाय द हेमेटोमेसिस ऑफ द ब्लड रेड कलर या ब्लैक स्टूल हो जाता है। मेलिवेस्ट इज नॉट प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, इसमें डिस्फेजिया नहीं है। नो स्पेसिफिक थेरेपी है, इट विल रिजॉल्व करता है स्पॉन्टेनियसली। सीवियर केसेस में परसिस्टेंट ब्लीडिंग होती है जिसको हम इंजेक्शन ऑफ एपिनेफ्रीन लगाते हैं ताकि वो स्टॉप हो जाए या कॉटरी कर देते हैं। बोरहाव सिंड्रोम इज फुल पेनिट्रेशन ऑफ द एसोफेगस, और बोरहाव में पूरा के पूरा है वो पूरा ही फुल पेनिट्रेट कर द एसोफेगस। मेलिवेस्ट इज अ नॉन पेनिट्रेटिंग टीयर ऑफ ओनली दी म्यूकोजा। तो मेलिवेस्ट जो है ना ये नॉन पेनिट्रेटिंग है, सिर्फ टीयर ऑफ ओनली दी म्यूकोजा है। तो जो हमारी सर्जरी की बुक हुआ करती थी तो उसमें एक सिनेरियो दिया होता था कि कोई किंग था और उसको जो है ना पहले टाइम बात है तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर वोमिटिंग वगैरह हुई, फिर सीवियर वोमिटिंग, ये ब्लीड हुआ शायद इस तरह। तो वोमिटिंग के साथ उसकी
डेथ हो गई है। फिर उसके बाद जब उसकी बाद में किसी साइंटिस्ट वगैरह ने की रिसर्च वगैरह, तो फिर उसको पता चला था कि उसको क्या हुआ है, एसोफेगस में टीयर आने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। जस्ट वोमिटिंग से जो डेथ हुई है, इसमें परसिस्टेंट सीवियर वोमिटिंग होती है, तो वो था मेनली वेस्ट ईयर। अगर पूरी लेंथ पे था तो वो मतलब वो सिनेरियो था इसका बोरा सिंड्रोम का। फिर